कि आइंदा मुहर्रमुल मुहर्रम का महीना बढ़ाया मैं पाकिस्तान के लिए कि इंडिया की जो राह है वो ऐसे मौकों पर कोई ना कोई दहशत गर्दी की कार्रवाई करती है। उसको बाद में किसी तरीके से फिरका वाराना रंग देने की कोशिश की जाती है कि इस वक्त इंडिया के तमाम ममालिक जो पड़ोस में है वो सारे हमारे साथ खड़े हैं। सिक्किम को ले लें, भूटान को ले लें, श्रीलंका को ले लें, उसके बाद जनाब ये बर्मा को ले लें, बांग्लादेश को ले लें, चाइना को ले लें। सराउंडिंग में जितने इंडिया के गर्दनवा में ममालिक हैं वो सब के सब इंडिया की दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के गवाह हैं, इस वक्त हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद कजाफी मतलब फिर हाजिर है नया दौर के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, हमारे बड़े ही प्यारे गेस्ट कर्नल इनाम रहीम साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जनाब मेरे नाजरीन को भी मेरा सलाम पहुंचे, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल कर्नल साहब, पाकिस्तान में रॉ के एजेंट पकड़े गए कराची से, तो क्या नरेंद्र मोदी क्या चाहता है? क्या मतलब वो जंग करना चाहता है? क्या करना चाहता है? पहले पहलगाम अटैक करके, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने की कोशिश की, फिर जब जवाब मिला तो फिर चुप होकर बैठ गए। अब फिर इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। दरअसल ये बात तो कुरान ने भी कह दी है कि ये जो तुम्हारे दुश्मन है तुम्हारे सामने नहीं आएंगे, ये छुप कर तुम पर वार करेंगे। और कुरान ने हुक्म दिया है, खुजू खिजरकुम, अपना बचाव किए रखो। तो हमें ये पता रहना चाहिए, ये तो मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में बताया था कि आइंदा मुहर्रमुल मुहर्रम का महीना बढ़ाया मैं पाकिस्तान के लिए कि इंडिया की जो राह है वो ऐसे मौकों पर कोई ना कोई दहशतगर्दी की कार्रवाई करती है। उसको बाद में किसी तरीके से फिरका वाराना रंग देने की कोशिश की जाती है। और उसमें मैंने रिक्वेस्ट की थी कि हमारे कानून नाफिज करने वाले अदारे को अलर्ट रहना चाहिए, हमारे शहरियों को भी अलर्ट रहना चाहिए। सिर्फ कानून नाफिज करने वाले अदारे अपने तौर पर अगर काम करें तो वो भी कामयाब नहीं हो सकते जब तक अवाम की मुकम्मल हमायत उन्हें हासिल न हो। ये मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि 4 लोगों का सिंध से पकड़े जाना और 6 लोगों का पंजाब से पकड़े जाना, जिनके लिंक एस्टेब्लिश हो चुके थे। और जाहिर है इंडिया विल नेवर सिट डाउन। अगर कोई समझता है कि जी वो वार ओवर हो गई है, 4 रोजा जंग, तो वो गलतफहमी में है। इंडिया कभी नहीं आराम से बैठेगा, वो एक से एक वारदात करने की कोशिश करेगा। पाकिस्तान का पानी बंद करना भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है, सिंध ताज के तहत कि जी पानी बंद करो ताकि इनको मजबूर किया जाए, अगली इनकी फसल ही तबाह हो जाए। लेकिन इसमें भी इंशाल्लाह वो नाकाम होंगे। और ये दूसरी साजिश थी कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयां कराई जाए और पाकिस्तान को किया जाए। अब होना ये चाहिए, अब करने वाली है इस वक्त जो यूएनओ के अंदर इंटरनेशनल एजेंसी है एंटी टेररिज्म की, ये अल्लाह की तरफ से बड़ा एजाज है कि उसका सरबराह इस वक्त पाकिस्तान है। पाकिस्तान को वहां इलेक्ट किया गया। पाकिस्तान इज द हेड ऑफ दैट अदारा जिसने दहशतगर्दी की दुनिया की कार्रवाइयों पर नजर रखनी है। इंडिया ने इस पर बड़ा वावेला मचाया है कि जनाब ये क्या हो गया, हम तो पाकिस्तान से नालां हैं। उनको रोकने की उन्होंने कोशिश की लेकिन पाकिस्तान वाज इलेक्टेड, पाकिस्तान इलेक्ट हो चुका है। अब हमें ये चाहिए कि जितने लोग यहाँ से पकड़े जाते हैं उनके प्रॉपर डोजियर बनाकर वहां भेजे जाएं। हम्म। पहली बात है कि कानून नाफज करने वाले अदारों से मेरी दरखास्त है कि वो अपने काम से काम रखें। अगर वो अपने काम से काम रखें और अलर्ट रहें तो पाकिस्तान में कोई दहशतगर्दी की कार्रवाई नहीं हो सकती, कब कामयाब ही नहीं हो सकते अगर वो अलर्ट हो। दीगर कामों को छोड़ देना, इसकी तरफ तवज्जो दें जिसके लिए उनको तैयार किया गया। जैसे ये लोग अब पकड़े गए हैं तो अब इसका होना ये चाहिए कि एक खबर अखबार में आ जाए और खामोश ना हो जाए। कानून ये कहता है कि 7 दिनों के अंदर इनकी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल होनी चाहिए, इनका पूरा फॉरेंसिक सबूत मुहैया किए इकट्ठे किए जाएं। उसके बाद इनका ट्रांसपेरेंट और फेयर ट्रायल होना चाहिए अवाम के सामने। इंटरनेशनल एजेंसी को बकायदा बुलाया जाए और बताया जाए कि हमारे मुल्क के अंदर कैसे कैसे दहशतगर्दी की जा रही है। हमारी ह्यूमन राइट कमीशन का नुमाइंदा उस ट्रायल में मौजूद होना चाहिए। उस ट्रायल की पूरी प्रोसीडिंग डोजियर की सूरत में तमाम इंटरनेशनल बॉडीज को भेजी जाए कि जनाब ये मुल्जमान है, ये हमने पकड़े हैं, ये इनका लिंक था और ये प्रोसीजर कर रहे थे, ये चीजें इनसे हमने बरामद की। अगर हम इस तरह करके कामयाब मुहिम चलाएंगे, नतीजतन हम फिर इंडिया को एक्सपोज करने में कामयाब हो जाएंगे कि दुनिया के अंदर इंडिया इस खत्ते में दहशतगर्दी करवा रहा है। ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है अल्लाह की तरफ से कि इस वक्त इंडिया के तमाम ममालिक जो पड़ोस में है वो सारे हमारे साथ खड़े हैं। सिक्किम को ले लें, भूटान को ले लें, श्रीलंका को ले लें, उसके बाद जनाब ये बर्मा को ले लें, बांग्लादेश को ले लें, चाइना को ले लें। सराउंडिंग में जितने इंडिया के गर्दनवा में ममालिक हैं वो सब के सब इंडिया की दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के गवाह हैं, इस वक्त हमारे साथ। कनाडा ने इंडिया के बेशुमार अफसर पर पाबंदी लगा रखी है। उन्हें एक
एक रा के एजेंट को पकड़ भी रखा है जिसका वो ट्रायल करना चाहते हैं, जो वहां के सिख लीडरों में, जो वहां आजादी की तहरीकें चला रहे हैं, उनके कत्ल में मुलव्वस है। इसी तरह एक रा का अफसर है जिसको अमेरिका ने बकायदा ट्रांसपोर्ट करवाया, उसको अरेस्ट करके अमेरिका ले गया, उसका भी वहां ट्रायल हो रहा है। हमें इन तमाम चीजों को लिंक करना चाहिए, पूरी दुनिया को बताएं कि यार कनाडा में जो दहशतगर्दी हो रही है, वहां सिख रहनुमाओं को मारा जा रहा है, अमेरिका के अंदर जो सिख रहनुमाओं के खिलाफ तहरीकें चला के उनको मारा जा रहा है, जिसमें इराक के अफसर पकड़े जा चुके हैं, इस पूरे का एक डोजियर बनाया जाए और यूएनओ की वो इंटरनेशनल कमेटी में वो सारा पेश किया जाए। क्योंकि वो डोजियर हमने तो नहीं बनाना, वो तो कनाडा की गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं, उन्होंने केस टेकअप किए। बल्कि अब कनाडा की फॉरेन ऑफिस ने एक लिस्ट शाया की है इंडिया के उन तमाम आर्मी अफसर्स की और पुलिस अफसर्स की जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में इंडिया के अंदर मुलव्वस रहे हैं, स्पेशली जो कश्मीर के अंदर मुलव्वस रहे हैं, गुजरात के अंदर मुलव्वस रहे हैं। उन्होंने पाबंदी लगा दी है कि इनको कनाडा वीजा नहीं देगा। ये बहुत बड़ी कामयाबी। हमने अपने मुल्क वालों को भी नहीं बताया कितना बड़ा काम कनाडा ने कर लिया, अमेरिका ने इतना काम कर लिया हुआ है। तो ये वो मौका है। और अब जबकि जो सदर ट्रंप है वो हमारे आर्मी चीफ का जाती तौर पे मोतरफ है, उसने कहा जी मैं इनसे इम्प्रेस हूं, तो हमें इस अपॉर्चुनिटी को जाया नहीं करना चाहिए। हमें दुनिया के सामने हिंदुस्तान का असल चेहरा दिखाना चाहिए। अभी एक और खुशनसीबी की हमारी बात है, इस वक्त न्यूयॉर्क सिटी से एक मुसलमान इलेक्शन लड़ रहा है जिसका ताल्लुक भारत के शहर गुजरात से है। उसने ये ऐलान किया है कि मैं जब इलेक्शन जीत लूंगा तो वी विल नेवर वेलकम मोदी टू न्यूयॉर्क, क्योंकि मैं इसको बुचर ऑफ गुजरात कहता हूं। उसने कहा नेतन्याहू का भी यही एजेंडा है कि मुसलमानों को कत्लेआम करना, और वो जो प्राइमरी इलेक्शन है उसमें उसने सबसे ज्यादा वोट लिए हैं। और वहां का एनालिसिस ये है कि इस दफा वो न्यूयॉर्क में वो शख्स जीत जाएगा जो कि इंडिया और इसराइल की दहशतगर्दी को बेनकाब कर रहा है। हमें उनकी चीजें और वो जो उनकी स्टेटमेंट है वो लानी चाहिए। आपको याद होगा जब गुजरात में ये सारा वाकया हुआ और हजारों मुसलमानों को शहीद किया गया, उनके घरों को जलाया गया, लोगों की इज्जतें लूटी गई, बदकिस्मती से उस वक्त परवेज मुशर्रफ का दौर हुकूमत था और शौकत अजीज ने बकायदा बयान दिया कि ये इंटरनल अफेयर है इंडिया का, और हम खामोश हो गए, जिससे इंडिया शेर हुआ। ये हमने उन मुसलमानों के साथ गद्दारी की जो इंडिया के अंदर मुसलमान मजबूर और मकहूर थे। उनको तो कायदे आजम ने जब पाकिस्तान बनने लगा तो इंडिया के कुछ मुसलमानों ने ये मुतालबा किया कि पाकिस्तान न बनाएं, क्योंकि पाकिस्तान बनाने से मुसलमानों की ताकत कमजोर हो जाएगी, वो बढ़ जाएंगे। मगर कायदे आजम ने कहा अगर हम इस इंडिया के अंदर रहे तो फिर क्या होगा कि हम इनके रहमो करम पर होंगे, हुकूमत इनकी होगी, पॉलिसियां ये बनाएंगी। वो सामने आ चुका है। इंडिया में कम अज कम 8 मिलियन लोगों को उनकी नस्ल कुशी की गई, उनको खास इंजेक्शन लगाए गए ताकि वो को औलाद ही पैदा ना कर सकें। इंदिरा गांधी की ये रिपोर्ट इंटरनेशनल आ चुकी है, 8 मिलियन पीपल, देहातों को अरेस्ट किया गया और उस दौरान ऐसे खतरनाक तरीके से उनको इंजेक्शन और ऑपरेशन किए गए कि कितने लोग उसमें हलाक हो गए। लेकिन इंडिया ने पूरी नस्ल कुशी के मुसलमानों के बच्चे ज्यादा पैदा होते हैं, इनके यहाँ कोई औलाद ही ना पैदा, इनको ऑपरेशन किया जाए। वो जबरदस्ती ऑपरेशन किए गए 8 मिलियन लोगों के। अगर आज हम उधर होते तो फिर हमारे साथ यही सलूक होता। मगर कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने यह कहा कि हिंदुस्तान के अंदर जब मुसलमान थे ही नहीं और जब यहाँ पर किसी पर जुल्म होता था तो महमूद गजनवी और गौरी जैसे लोग हिंदुस्तान आकर उनकी मदद करते थे। हमें याद होना चाहिए कि जब मराठा फौज उठी और उन्हें मुगलों की उस कमजोर हुकूमत को खत्म कर दिया दिल्ली में, तो फिर शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह और मुसलमान नजीबुद्दौला ने खत लिखा हिंदू अफगानिस्तान में, और अफगानिस्तान के हुक्मरानों को कहा आइए हमारी मदद कीजिए। तो बिल्कुल जी। अफगानिस्तान से फिर एक लश्कर रवाना हुआ जिसने पूरी मराठा फोर्स का जनाजा निकाल दिया। उसके बाद मराठा दुनिया में उठ न सके। ये बिल्कुल क्रेडिट अच्छा गौरी को सर। जाता है, शहाबुद्दीन गौरी वो बिल्कुल आए फिर इंडिया के अंदर, उन्होंने उनको एलिमिनेट कर दी। तो बात बिल्कुल। दरअसल ये कायदे आजम ने कहा था जब हम यहाँ पर नहीं थे, ये हमारा बांडज है, मुसलमान यहाँ पर इन मजलूमों की मदद करने के लिए आए, लेकिन जब इस खित्ते के अंदर पाकिस्तान एक मजबूत रियासत बन जाएगी फिर हम इन मुसलमानों का दिफा करेंगे, फिर हम किसी को इनको हाथ नहीं लगाने देंगे, फिर हम मौजूद होंगे। और यही वजह थी जब पाकिस्तान बना और वहां कत्लेआम हुआ तो लियाकत अली खान ने हिंदुस्तान का दौरा किया और नेहरू के साथ एक पैक्ट मुआहदा किया जिसको नेहरू लियाकत पैक्ट कहते हैं, जिसके अंदर यह तय किया गया कि जानो माल माइनॉरिटीज का की तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा, उनको कुछ नहीं कहा जाएगा। और इंडिया ने बाकायदा श्योरिटी दी और पूरे इंडिया में उस वक्त वक्ती तौर पर अमन कायम हो गया।
लेकिन हमारे जो हुक्मरान है, बाद में अच्छा। इन्होंने वक्ती मसलतों के तहत आंखें बंद कर ली। उन्होंने कहा जी हमें क्या जरूरत है उलझने की, हालांकि ये जरूरत नहीं थी। हमें हर बिल्कुल वक्त चौकन्ना रहना चाहिए। हिंदुस्तान ने हैदराबाद पे उस वक्त कब्जा किया जब कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह की रहलत होगी, वफात हो गई। उसके बिल्कुल। फौरन बाद हिंदुस्तान के वजीर दाखिला वल्लभ भाई पटेल ने नेहरू को कहा कि अब हमारे पास मौका, हम हैदराबाद पे कब्जा कर लें। नेहरू ने कहा कि दुनिया देख रही है कि कायदे आजम के मरने के बाद, उसने कहा ये मौका दोबारा आती नहीं आएगा, हमला करो। उन्हें हमला किया और कब्जा कर लिया। वो हैदराबाद दक्कन जब पाकिस्तान की रियासत वजूद में आई, हमारे पास कुछ भी नहीं था, तो हम्म। नवाब ऑफ बहावलपुर और निजाम हैदराबाद ने हमें पेमेंट दी, उनके अकाउंट से बाहर उनने हमें रकम दी, जिससे पाकिस्तान की रियासत के इब्तदाई महीनों बिल्कुल में बिल्कुल लोगों को तनख्वाह बिल्कुल देने के हम काबिल हुए। मगर बिल्कुल हमने बिल्कुल। उनके लिए कोई तवाना आवाज ना उठा सके। हमारे बाद हुक्मरान ने कहा छोड़ो अच्छा यार, क्या सर, जरूरत। बिल्कुल करण साहब, ये तो अभी भी एक जरूरी है लंबी। कि हम इसको, ये जो लोग पकड़े गए हैं राह के, इनका हम्म पूरा डोजियर बनाएं, इनका फेयर एंड ट्रांसपेरेंट ट्रायल करें, और उस हम्म ट्रायल की प्रोसीडिंग जो है डॉक्यूमेंट तरीकों के साथ दुनिया के उन तमाम कंसर्न ममालकों को भेजें जो हम्म। दहशतगर्दी के खिलाफ इस वक्त हमारे साथ खड़े हैं। उनको अच्छा बताया सर, जाए कि ये चेहरा इनके हिंदुस्तान का। जब ये पकड़े जाते हैं तो फिर इनके साथ क्या टॉर्चर वगैरह, इनसे किस तरह इंफॉर्मेशन ली जाती है? वो तो एक लीगली काम हो गए जो आप बता रहे हैं, की डोजियर बात के। दरअसल ये है तो कि ये बड़ा इनको किस तरह, आजकल इनके साथ ट्रीटमेंट किस टॉर्चर तरह करना, होता ये सबसे बड़ी हमाकत है। मैं खुद एंटी टेररिज्म सेटअप का इंचार्ज रह चुका हूं, और हमने अपने पास जितने लोग होते थे उनको किसी को थप्पड़ मारने की भी इजाजत नहीं थी। है? टॉर्चर की कोई जरूरत ही नहीं। आप इनके पास से मोबाइल और लेटेस्ट गैजेट्स पकड़े गए हैं। आप जब उन गैजेट्स का कर उसका जब किसी को देंगे फॉरेंसिक करने के लिए, तो सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी। जब ये सारी इंफॉर्मेशन उनके सामने रखी जाती है, वो खुद मान लेते हैं कि ये जनाब वाकई आप, हमने उनसे आपने बरामद किया कि बताओ भाई इसकी क्या जस्टिफिकेशन है। आज आपके पास मोबाइल में ऐसी एप्स हैं कि आप किसी जगह की तस्वीर लेते हैं, वो टाइम डेट और उसका लैटिट्यूड भी साथ बता देती है कि ये जो जगह है ये फलां इलाके में वाक़ है, और ये तस्वीर आप भेज देते हैं तो दुश्मन का सारा काम हो जाता है, उसको पिन लोकेशन मिल जाती है। और हम्म इस वक्त एक और अहम जरूरत है कि हम अपने नौजवानों को भी एजुकेट करें। लोगों के हाथ में मोबाइल आ गए, हम्म और बेशुमार फेसबुक के ऊपर लिंक्डइन और बेशुमार ऐसी साइट्स हैं जहां से वो उसमें मेंबर बन जाते हैं। वहां से लोग उनको ल्योर इन करते हैं कि जी हम एक सयाती मकाम पाकिस्तान में दरियाफ्त करना चाहते हैं, हम पाकिस्तान में ये काम करना चाहते हैं, आप हमारे साथ ग्रुप में शामिल हो जाएं, हम आपको पेमेंट करेंगे क्योंकि वी आर डेवलपिंग पाकिस्तान। उस धोखे में भी लोग आ जाते हैं। फिर हर हम्म किस्म, वो पहले तो उनसे हिस्टोरिकल पॉइंट की तस्वीरें ली जाती हैं, जो मैंने केसेस को देखा है। बाद में उन्हें कहा जाता है कि यार इसके साथ को आर्मी की जगह है तो उसकी तस्वीर हमें भेज दें। बाज औकात जाने बूझे भी भेजी जाती है, बाज औकात अनजाने में चली जाती है। और जब उनके पास पैसे आने शुरू हो जाते हैं तो फिर उनको वो ब्लैकमेल करते हैं कि भाई हमने आपको इतनी पेमेंट कर दी है, हमें फलां जगह की भी तस्वीर दें, फलां जगह भी तस्वीर दें। नतीजा ये निकलता है कि वो अपना नेटवर्क पाकिस्तान में बना लेते हैं। इस वक्त उनके नेटवर्क काम कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बलूचिस्तान में और केपी में भी, अभी पंजाब और सिंध में भी आपने देखा, ये मेरे भी नॉलेज में है, आज से पहले भी कई दफा ये नेटवर्क बस्ट हुए हैं, मगर हमने उनको एक्सप्लोर नहीं किया। अब ये टाइम आ चुका है कि हम इंटरनेशनल मीडिया के सामने लाएं इनकी तमाम कारगुजारियां, इनसे जो चीज बरामद हुई है। जब आप इनका फेयर और ट्रांसपेरेंट ट्रायल करेंगे, आप दावत देंगे इंटरनेशनल मॉनिटरिंग बॉडी को कि जनाब इसका ट्रायल फलां जगह हो रहा है, आप आइए, आप ट्रायल देखिए, उसको वकील करने की सहूलत दें, उसके खिलाफ जो कुछ आपको मिला उसकी फोरेंसिक रिपोर्ट वहां पेश कर, उसकी जो कन्फेशन उसने किया वो लेकर आए, उसके अकाउंट के अंदर जो पैसे आए हैं वो रिकॉर्ड पेश करें, तो दुनिया की कोई अदालत उसको डिनाई नहीं करेगी, उसको मान बिल्कुल लेगी बाकी ये हुआ। ये सारी चीजें आप फर्जी तौर पे नहीं बना सकते, लेकिन अगर आप खुफिया ट्रायल करें, उसको वकील भी न दें, और अखबार में बताएं कि इतनी सजा दे दी है, तो उसको खा वो जितना बड़ा मुजरम हो, वो हम्म मजलूमियत की चादर ओढ़ लेगा और कहेगा कि मेरे फेयर ट्रायल नहीं किया गया, और नतीजतन हमारे खिलाफ पूरी आवाज उठाई जाएगी। हमें इस पॉइंट को जेहन में रखना है। दुनिया बिल्कुल में बिल्कुल नॉरेम्बर्ग में जो सेकंड वर्ल्ड वार के बाद आलमी अदालत कायम की गई थी, जिसमें जर्मनी के लोगों पर जंगी जुराइम चलाए गए थे, उनको भी वकील दिया गया था, उनको भी हम्म फेयर ट्रायल दिया गया, उसकी वीडियोस बनी, रिकॉर्ड तैयार हुआ, उनको डेथ पेनल्टी दी गई उन तमाम सीनियर अफसरों को भी, और उनको बाकायदा एग्जीक्यूट किया गया। आज तक दुनिया ने उस पर एतराज नहीं किया कि यार ये ट्रायल गलत हुए थे। वजह यह बिल्कुल थी कि तमाम राइट, आज हमारा जो आइन है ना, 73 का आइन, उसमें हमने बड़ी जद्दोजहद के बाद एक एक आर्टिकल शामिल करवाया। रजा रबानी साहब उस वक्त चेयरमैन थे, 18वीं तरमीम के तहत वो काम कर रहे थे कि 18वीं तरमीम में क्या कुछ होना चाहिए।
हमने पूरी एक रिटन प्रेजेंटेशन उन्हें भेजी कि हमारे आइन के अंदर राइट ऑफ फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस लॉ का कोई कंसेप्ट नहीं दिया हुआ, आप इसको डालें। अब आर्टिकल 10A आ चुका है। आर्टिकल 10 कहता है कि हर आदमी को हक है कि अपनी मर्जी का काउंसिल मुंतखब करे, ये उसका राइट बिल्कुल है। और ये रियासत की जिम्मेदारी है उसको वकील मुहैया करना, अगर वो नहीं कर बिल्कुल सकता। और बिल्कुल दूसरे बिल्कुल नंबर पे राइट ऑफ फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ये आर्टिकल 10A में आ चुका है। ये एक बहुत बड़ा आप कह लें आर्टिकल है जो इंसानी हकूक की हिफाजत के लिए है। तो हुकूमत बिल्कुल का फर्ज है, वजारत दाखिला का फर्ज है कि इन तमाम मुकदमात में फेयर और ट्रांसपेरेंट ट्रायल कराएं। इंटरनेशनल जो एजेंसीज हैं, इंटरनेशनल जो मॉनिटरिंग बॉडी हैं, उनको इनवाइट करें, उनके बिल्कुल साथ ये शेयर करें, ये एविडेंस हमने इनसे कलेक्ट की है, ये बिल्कुल गैजेट्स से मिले हैं, ये फोरेंसिक रिपोर्ट है, ये एमुनिशन इनसे बरामद हुआ है। ये हमारा एक बिल्कुल इंतहाई स्ट्रांग केस होगा इंडिया के खिलाफ। और इन बिल्कुल केसेस को लेके जैसे कनाडा ने वो केस बनाए हैं, जैसे अमेरिका के अंदर वो इंडिया के अफसर को एक्स्ट्राडाइट करके ले गए, ये सारी चीजें हम उनकी अदालतों में पेश करें कि बिल्कुल इंडिया और इंटरनेशनल बॉडी में भी इस वक्त पाकिस्तान उसका इंचार्ज है, वहां भी कमेटी बिल्कुल बनवाएं जिसके अंदर न सिर्फ मुस्लिम ममालिक हों, दीगर यूरोपियन ममालिक को भी उसके अंदर इनकारपोरेट किया जाए। कमेटी बने जो इन तमाम केसेस का जायजा ले और उसके बाद इंडिया के खिलाफ सैंक्शन मुतरादफ कराएं। हम बिल्कुल समझते हैं जी सैंक्शन नहीं लग सकती, क्योंकि सैंक्शन हम पे बिल्कुल लग सकती हैं। हमें ये बिल्कुल केस इंटरनेशनल तौर पे उठाना चाहिए, यूएनओ बिल्कुल जनरल असेंबली में और सिक्योरिटी काउंसिल में, कि इंडिया बिल्कुल ये दहशतगर्दी हमारे मुल्क में करवा रहा है, ये हमारे पास सबूत है, इस पर सैंक्शन लगाई जाए। अगर इस केस को बिल्कुल आज हम टेकअप करें तो हमारे पास इतना मटेरियल है, वो मटेरियल जो अमेरिका और कनाडा ने इकट्ठा किया वो भी अगर हम पेश करें तो इंडिया पे हम सैंक्शन लगवाने में कामयाब हो सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल जी तो देखें ना, ना इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने नेतन्याहू को जंगी मुजरिम करार दिया, ये मामूली बात नहीं है। कल बिल्कुल किसी वक्त उसके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई हो जाएगी, वो सारी जिंदगी तो बिल्कुल उसने वज़ीर आज़म नहीं रहना, सारी बिल्कुल जिंदगी अमेरिका ने उसका साथ नहीं देना। इस बिल्कुल कत्लेआम में जितना नेतन्याहू जिम्मेदार है और इतना ही जिम्मेदार अमेरिकी सदर ट्रंप भी है, उसकी पुष्टपनाही असल है। और इतने ही मुसलमान हुक्मरान जो आंखें बंद करके चशमपोशी इख्तियार किए बैठे हैं, वो भी उतने ही मुजरम है, क्योंकि उनकी बिल्कुल तो बिल्कुल जिम्मेदारी थी कि मुसलमानों के बिल्कुल साथ खड़े हो। जनाब रसूल बिल्कुल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम इनकी मदद, कुरान में आता है, अगर इनकी मदद नहीं करोगे जब तुम्हारी मदद की जाती है तो फिर अल्लाह के हुक्म का इंतजार करो, फिर बिल्कुल तुम्हारे साथ भी ये होगा और तुम्हारी मदद को भी कोई नहीं आएगा। बिल्कुल हमें तमाम मुस्लिम दुनिया के उन हुक्मरानों को जिनके पास वसाइल हैं, जिनके सामने वो बच्चे भूख से मर रहे हैं, जिनके सामने उन कैंपों के ऊपर उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं और वो आराम से जश्न मना रहे हैं, वो ट्रंप को खाने खिला रहा, आप अंदाजा लगाएं। एक और मैं बात आपको मैं बताऊं, हमने बड़े बड़े सऊदी अरब में वो तशरीफ लाए ट्रंप साहब, कतर में गए, वहां बड़ी बड़ी दावतों का इंतजाम किया जिस पे करोड़ों डॉलर खर्च हुए। लेकिन आज मैं एक बात आपको बताता हूँ, आपने वीडियो देखी होगी, जब उसको एक छोटा सा ड्रिंक पेश किया गया तो ट्रंप ने वो पकड़ लिया और आखिर में उसको रख के उठ के आ गया, उसने उसको चखा भी नहीं है। जितने यूरोपीय ममालिक के हुक्मरान हैं, जैसे ट्रंप है, जैसे मलका बरतानिया है, वो कभी पाकिस्तान में खाना नहीं खाते, ये मैं आज आपको बता रहा हूँ। मलका बरतानिया पाकिस्तान में आई, फारूक लगारी साहब सदर थे, 1 महीने तक ऐवान सदर में रिहर्सल होती रही, पूरे पाकिस्तान से कुक मंगाए गए कि उनको क्या क्या खाना, कौन से तिक्के पेश करने हैं, कुछ करना है। लेकिन जब खाना ऐवान सदर में खाना दिया गया, वो खाने के टेबल पे बैठी, बरतानवी सफारत खाने ने अपने बर्तन उनके सामने रखे और इंग्लैंड से उनका खाना आया हुआ था जो ऑलरेडी वहां उनके रेफ्रिजरेटर में पड़ा था, वजारते उनके फॉरेन ऑफिस में बरतानवी के, वहां से वो खाना आया, वो खाना डाल के उसने खाया, उसने हमारे खाने का एक लुकमा भी नहीं चखा। इसी तरह अमरीकी ट्रंप ने अभी पूरे मिडिल ईस्ट का दौरा किया है, उसकी दावतों पर अरबों रुपए खर्च हुए, मगर उसने पानी का एक सिप भी नहीं पिया, क्योंकि ये उनको बता दिया गया है कि हमें तो कुरान ने कहा ये तुम्हारे दुश्मन है, मगर हम नहीं मानते, लेकिन उनको उनकी साइंस ने बताया कि ये पाकिस्तान कोई भी मुसलमान तुम्हें कोई चीज दे सकता है। वो इससे बड़ी बात क्या है कि शहजादा किंग सुलेमान के सामने उसको वो छोटा सा कहवे का ड्रिंक दिया गया, उसने पकड़ लिया और 20 मिनट लेके बैठा रहा है, और उसके बाद जब उठने लगा तो उसने वही कहवे का कप कुर्सी के पीछे रख दिया, मगर मुंह तक नहीं लगाया। पूरी दुनिया ने देखा है। क्योंकि खाने की बिल्कुल आमतौर पे रवाज ये है, कस्टम ये है कि जब खाना शुरू होता है तो खाने की वीडियो नहीं बनाई जाती, बाज़ औक़ात आदमी खाते हुए थोड़ा ऑकवर्ड लगता है। लेकिन ये जो बात मैं आपको बता रहा हूँ कि यूरोपियन यूनियन के जितने जितने लीडर्स पाकिस्तान में आते हैं, स्पेशली अमेरिकन, इंग्लैंड, वो पाकिस्तान की कोई चीज नहीं खाते, वो किसी मुसलमान के यहाँ से पानी भी नहीं पीते, उनका स्टाफ बिल्कुल मौजूद होता है,
बर्तन लगाए जाते हैं, बर्तन भी उनके अपने रखे जाते हैं, स्टरलाइज बर्तन होते हैं, वो हमारे बर्तनों पर भी इत्मीनान नहीं करते, और उनका खाना उनके सफारत खानों से आके रखा जाता है, उसको खाते हैं और चले जाते हैं। वो कहते हैं यार इनका क्या बिल्कुल पता क्या मिला बिल्कुल था। करण साहब, आप ठीक तो कह रहे हैं, आप ठीक हमारे कह ये रहे हैं, ये गुमान समझने रखते की हैं। बातें हैं। और जी जी, बिल्कुल और हम अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं उनके खाने पे, जबकि हमारे मुसलमानों के बच्चे भूख और प्यास की शिद्दत से शहीद हो रहे हैं वहां पर, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। क्या क्यामत के दिन ये हिसाब नहीं देंगे? ये सब कुछ बिल्कुल इधर ही रह जाएगा, सब कुछ इनसे छिन जाएगा, क्योंकि अल्लाह बिल्कुल ताला तो हुक्म दे रहे हैं भाई, आप अगर ये आज खड़े हो जाएं, आज जैसे ईरान और इसराइल के दौरान सीज फायर हो गया, अगर आज मुस्लिम उम्मा इस पर मुतालबा करे कि ये सीज फायर गजा में भी करवाया जाए, तो जरूरत नहीं है कि वो ना करें, लेकिन हम खड़े तो पहले हों। हम तो बयान देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं। तो ये जो बिल्कुल ना। जुल्म हमारे सामने हो रहा है, इसमें न सिर्फ ट्रम्प मुलव्वस है, इसमें नेतन्याहू भी मुलव्वस है, इसमें हमारी मुस्लिम उम्मा के ये हुक्मरान भी मुलव्वस हैं, जिनकी दीनी हमीयत मर चुकी है, और वो समझते हैं कि अमेरिका का दस्त शफकत हमारे अगर सर पर है तो हम इक़्तिदार में रहेंगे, और अमेरिका का बिल्कुल दस्त शफकत उस वक्त हमारे सर में रह होगा जब तक हम इसराइल की तरफ मैली आंख से भी नहीं देखेंगे। तो ये भूल बिल्कुल गए इस बिल्कुल बात को कि इक़्तिदार अल्लाह रब्बुल इज्जत के हाथ में है। वो तो इज्जु मन तशा व तो जिल्लु मन तशा बेदिकल खैर इन्ना कला कुल्ले शैन कदीर। ये सारे इंतजामात धरे के धरे रह जाएंगे और कोई उनकी मदद को नहीं आएगा। शाह बिल्कुल ईरान करण को बड़ा साहब, बिल्कुल भरोसा था ठीक कह रहे अमेरिका हैं। पर, बिल्कुल लेकिन जब बिल्कुल ईरान में इनकलाब आ गया तो शाह ईरान को मुल्क छोड़ना पड़ा। फिर दुनिया ने बिल्कुल उसे पनाह नहीं दी। आप उसकी बिल्कुल बीवी की किताब पढ़ें, वो कहती है कि हम फिर अमेरिका गए और बिल्कुल करण अमेरिका ने साहब, भी आप हमें ठीक कह रहे रहने हैं। नहीं दिया। हमें एक बेस के ऊपर एक एक छोटी सी उन्होंने प्रिजन बनाई हुई थी, उसमें हमें बंद कर दिया कि इन फ्लैट्स में आप रहें, बाहर नहीं आ सकते। फिर वहां से निकल बिल्कुल के हम बहामास के जजीरे पे गए, जिसके हिस्से बिल्कुल उसने खरीदे हुए थे, उसकी वहां इन्वेस्टमेंट थी अरबों डॉलर की। मगर उस जजीरे के जो हुक्मरान थे, इंचार्ज, उन्होंने कहा जी आपको यहाँ हम नहीं रहने दे सकते, क्योंकि आपकी वजह से कोई दहशतगर्दी अगर हो गई तो फिर हमारे लोग जो यहाँ सैर के लिए आते हैं वो किधर जाएंगे। नतीजतन बिल्कुल सिर्फ मिस्र ने, सदर सादात ने किसी खास कंफेडरेशन के ऊपर उसको कहा कि हम आपको पनाह देते हैं। फिर उसने जिंदगी के आखिरी दिन एक कैदी की हैसियत से मिस्र में गुजारे। मुझे मिस्र में बिल्कुल जाने करण का साहब, आप इत्तेफाक ठीक हुआ, कह रहे हैं, ये तो मैंने अपने बिल्कुल बड़ी दोस्तों को गहरी कहा कि बातें यार हैं, मैं समझने शाह वाली की बातें हैं कब्र पे करण जाना साहब। चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने कहा जी बिल्कुल चलते हैं। तो जब हम दूर से हमें उन्होंने दिखाया कि वो सामने जो मस्जिद है उसके साथ शाह ईरान की कब्र है, उसके ऊपर पूरा बड़ा पहरा है, उसकी कब्र पर भी कोई नहीं जा सकता, क्योंकि वहां बिल्कुल मिस्रियों को खतरा था कि कहीं ईरान के जो लोग हैं वो कहीं इसकी लाश ही ना निकाल कर ले जाएं। उन्होंने उसकी कब्र पर भी पहरा लगाया हुआ है, यानी बता बिल्कुल दिया करण कि साहब, ये उसकी कब्र समझने पर की मैंने कौन बातें सा हैं, फातिहा बिल्कुल आप पढ़ने ठीक जाना कह था। रहे मैं हैं। तो ये देखना चाहता था कि वो शख्स जिसने अपना जश्न सतसाला मनाया वो किस हाल में है उसकी कब्र। तो उन्होंने कहा जी वहां तो किसी को फातिहा पढ़ने भी कोई नहीं जाता, बिल्कुल वहां तो करण साहब, गार्ड आप ताले बिल्कुल ठीक लगा कह के रहे हैं। खड़े हुए बिल्कुल हैं, और ये अल्लाह ताला बता रहा है दुनिया में। जैसे शेख अब्दुल्ला था जिसने कश्मीरियों के साथ गद्दारी की, और नतीजा ये निकला जब वो मर गया तो उसकी श्रीनगर में तदफीन हुई, और नतीजतन जितने कश्मीरी थे वो वहां जाकर पेशाब करते थे उसकी कब्र के ऊपर, के इस शख्स ने हमें बेचा है। तो फिर उसकी फैमिली ने मुतालबा किया कि इसकी हिफाजत की जाए, तो फिर इंडिया की एक यूनिट के हवाले की गई उसकी कब्र। अब यूनिट वालों ने वहां अपना एक आप कह लें टॉयलेट बनाया हुआ है उसी की कब्र के ऊपर। वो कहते हैं हमें बाहर जाने की क्या जरूरत है, ये जगह जो हमें मिली हुई है। और वहां भी बिल्कुल कोई करण साहब, कश्मीरी आप नहीं बिल्कुल जाता फातह बातें बड़ी पढ़ने। गहरी है, समझने वाली है, लेकिन टाइम ताला दुनिया में काफी। ही दिखा देते हैं कि ये आपका अशर है भाई। बिल्कुल आपने अगर बिल्कुल मेरी उम्मत से, अगर आपने उम्मत रसूल अकरम सल्लम से गद्दारी की, तो फिर आपके लिए फातिहा भी नसीब नहीं होगा, फिर बिल्कुल आपको करण इज्जत भी साहब, नसीब नहीं होगी। फिर इस बिल्कुल दुनिया में लोग आपको जलील होते देखेंगे और फिर इसी तरह आपको उठाया जाए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं करण साहब, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। बातें काफी लंबी हो रही हैं, ऑलरेडी काफी टाइम हो गया है, तकरीबन 35 मिनट का ये इंटरव्यू हो गया है। अब आप जो बातें कर रहे हैं बड़ी गहरी और समझने वाली हैं, ये अगर इनको समझा जाए तो ये बड़ी गहरी बातें हैं, और इनमें बड़े बड़े सबक छुपे हुए हैं जो हमें सीखने चाहिए, जो हम नहीं सीखते। जिस तरह ये हम बहुत जरूरी है। अमेरिका की खुश नूदी के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं, हम यूरोप के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं, हमें चाहिए कि हम अपना जो एक वो है, हम अपने आप को बेहतर करें, अपने आप को बिल्कुल, अच्छा करें। तो अपने आप नाज़रीन, को बेहतर करेंगे तो हम उनके लिए एक पैगाम होंगे कि हम हैं बिल्कुल जी, आप बिल्कुल हमें देखें। लेकिन आज हमारा क्या हाल है, हम आपस में लड़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल हमारे यहाँ तो कोई कंसेप्ट नहीं है, हम कोई रूल ऑफ लॉ नहीं ला सके। कोई दुनिया की कौम रूल ऑफ लॉ के बगैर सरवाइव ही नहीं कर सकती। हम बिल्कुल अपने मुल्क बिल्कुल के अंदर रूल ऑफ लॉ लेकर आए, कानून की हुक्मरानी कायम करें, और इक्वलिटी बिफोर कानून को, बड़े से बड़ा आदमी भी कानून तोड़े तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी बिल्कुल चाहिए।
जी अगर तो हम ये लाने में कामयाब हो जाएंगे तो फिर भी हमें कोई खतरा नहीं है किसी से, इंशाल्लाह हम बिल्कुल कामयाब हो कामरान होंगे दुनिया में। बिल्कुल नाज़रीन, फिलहाल के लिए नए दौर से बहुत बहुत मोहम्मद शुक्रिया रफीक जनाब। और कर्नल नाम रहीम साहब को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।